बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं आदित्य शर्मा। लॉ स्ट्रीट भारत के खास कार्यक्रम बोलो भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जगह कुछ जानी मानी लग रही होगी आपको। इस वक्त हम मौजूद हैं देश के सबसे प्रतिष्ठित लॉ सेंटर, कैंपस लॉ सेंटर, दिल्ली विश्वविद्यालय में। लोकसभा चुनाव के नतीजे को कि देश में किसकी सरकार बनेगी और अगले 5 वर्ष तक देश को कौन चलाएगा, आप जरा विजुअल दिखा दीजिए थोड़ा अंदर का भी। और आप यहाँ पे देखिए, शाम का वक्त है तो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। मुझे बताया गया कि ये पीएचडी स्कॉलर्स हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। आइए, आप सबका सबसे पहले हम आपसे शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन पाठक है। अच्छा, तो आप कैंपस लॉ सेंटर से पढ़ रहे हैं? हाँ, मैं पीएचडी का स्टूडेंट हूँ। पीएचडी के स्टूडेंट हैं, ठीक है। जो इस वक्त करीब 90 दिन का जो एक इलेक्शन कैंपेन चला, उसका नतीजा सामने आने वाला है। तो क्या उम्मीदें हैं आपकी नई सरकार से? एज अ स्टूडेंट आपको क्या लगता है, जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो आपके हाथ में नौकरी होगी? देखिए सर, नई सरकार नहीं बनेगी, पुरानी सरकार रिपीट होगी। तो उम्मीदें क्या, जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। नहीं, देखिए, विपक्ष की अगर हम सुने तो विपक्ष लगातार जो सरकार को घेरता रहा, वो घेरता रहा रोजगार पर, कि रोजगार ये सरकार नहीं दे पाई। आप एक स्टूडेंट हैं और आप पीएचडी इस वक्त है, मतलब आप ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं, आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं। तो अब शायद आपका नौकरी करने का समय आ गया है। तो आपको क्या लगता है कि नौकरी आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी? रोजगार के विषय पर आप क्या काम देखते हैं? रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता है। रोजगार का मतलब होता है आप अपना कुछ भी इनकम सोर्स जनरेट कर रहे हैं, तो आपकी इनकम किसी भी माध्यम से हो रही है तो वो रोजगार है। तो मतलब आप काम से संतुष्ट हैं जो पिछले 10 वर्षों में सरकार के हुए हैं? हाँ, ऑब्वियसली आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा डेवलपमेंट का काम हुआ है पिछले सरकार में। हर सरकार की कुछ कमियां रहती हैं, कुछ अच्छाइयां रहती हैं, कुछ ज़रूर कमियां होंगी सरकार की। तो जनता ने उस चीज़ को देखेगी भी, और हमको लगता है जो लोकसभा के परिणाम आएंगे वो उसी बेसिस पे आएंगे। जनता बहुत समझदार है। आप जनता को ये नहीं समझ सकते कि जनता, कोई नेता ये भूल नहीं कर सकता और करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इसको भूल इसलिए कह रहा हूँ कि ये महज एक भूल ही होगी कि जनता समझती नहीं। जनता बहुत समझदार है, जनता सब समझती है। देखिए, बहुत सही कहा इन्होंने, जनता समझदार है। चलिए हम और लोगों से बात करते हैं। सर, आप भी स्टूडेंट हैं? क्या कर रहे हैं इस वक्त आप? पीएचडी कर रहे हैं। अच्छा, देखिए, पीएचडी के स्टूडेंट और आप अनुभवी भी लग रहे हैं देखने में। क्या उम्र है आपकी? है 40+। 40+ है। देखिए, कहते हैं शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो जो अपनी साथ पढ़ाई करी, उन्हें पिताजी के साथ करी। सर, चुनाव के रिजल्ट अब मात्र 3 दिन दूर हैं। रोजगार कितना बड़ा विषय, और क्या लगता है आपको कि कॉलेज से जो इतने सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर इस इलाके में मौजूद हैं, इनको क्या एक इंश्योरेंस रहती है कि जब वो अपनी पढ़ाई करके निकलेंगे, क्या सरकार के काम इतने हैं कि उनको एक रोजगार हाथ में मिल जाए? देखो, सरकार जो काम कर रही है वो अपने हिसाब से कर रही है, और रोजगार भी बढ़ रहे हैं, बढ़ाएगी रोजगार। और जितने करके जाएंगे कुछ को तो रोजगार मिलेगा, सबको देना तो पॉसिबल नहीं है रोजगार, पर जितने मैक्सिमम है उतने रोजगार सरकार देगी। और जिससे जितने भी स्कॉलर्स या जितने भी यहाँ से कोर्स करके निकलेंगे, कुछ लोगों को तो मिलेगा। अब हर किसी को संतुष्ट सरकार नहीं कर सकती, चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे वो किसी और दूसरे फील्ड का मामला हो। युवाओं के लिए क्या मुद्दे मानते हैं आप? इस चुनाव में युवाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर भागीदारी करी है। आपको क्या लगता है कि युवा के मुद्दे क्या हैं इस चुनाव में? युवा क्या चाहता है? मैं चाहता हूँ कि सरकार जो है ना और ज़्यादा रोजगार बढ़ाए, और जितने भी बच्चे नए कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका दे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यहाँ पे और लोग मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? अरुण। किस बारे में बात कर रहे हैं? अरुण, आप भी स्टूडेंट हैं? पीएचडी कर रहे हैं। पीएचडी कर रहे हैं, अच्छा। क्या लगता है आपको कि रोजगार कितना बड़ा मुद्दा, और आपकी एज भी, कितनी एज है आपकी? 34। आपको नौकरी मिली अभी तक? नौकरी स्वेच्छा से छोड़े। स्वेच्छा से छोड़े, और उसके बाद आप पीएचडी करने आए। तो यार, रोजगार की तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, अब मिला ही नौकरी को छोड़ गए, ऐसा क्यों? हर आदमी के लिए नहीं है ये प्रॉब्लम। हर आदमी के लिए नहीं है, हाँ। तो किसके लिए है ये प्रॉब्लम? विपक्ष तो मुद्दा बनाता रहता है। नहीं, प्रॉब्लम है, निश्चित रूप से है। गवर्नमेंट जॉब की बाकी दिक्कत है जी, उससे थोड़ा पीछे। और प्राइवेट जॉब में भी जिन लोगों की नौकरी मिल रही है, फॉर एग्जांपल रिसेंट अभी न्यूज़ आई थी कि आईआईटीज़ में 30% बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है। तो 6 लाख रुपए का प्लेसमेंट मिल रहा है, जो आईआईटी में बहुत कम है। तो दिक्कत है, मैं ये नहीं कह रहा दिक्कत नहीं है, पर उस समय जब मैंने नौकरी छोड़ी थी तो सिविल सर्विस की तैयारी के लिए छोड़ी थी। हाँ, मैं ये बता।
रोजगार के अलावा क्या विषय आपको लगते हैं कि जो युवा इस बार चाहता है सरकार से कि जब नई सरकार गठित हो तो वो क्या क्या मुद्दे युवाओं को ध्यान में रख के करे? रोजगार के अलावा कौन कौन से आपको ऐसे विषय लगते हैं? मेन मुद्दा तो खैर रोजगार का है, रोजगार से जुड़ा हुआ है एक जो डेवलपमेंट का मुद्दा है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को हाइब्रिड पीएसयू मॉडल अपनाना चाहिए। कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनमें सरकार 10 साल से कुछ नहीं कर पाई है, वहाँ रोजगार की संभावना भी है और विकास की संभावना भी है। अगर हाइब्रिड पीएसयू मॉडल अपनाया जाए, फॉर एग्जांपल दिल्ली मेट्रो जैसा मॉडल अपनाया जाए या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसा मॉडल अपनाया जाए तो दोनों काम साथ में हो जाएंगे। मेरे लिए तो यही प्रायोरिटी है। दूसरा किसानों का मुद्दा है कि वहाँ जैसे अभी ओले पड़ गए थे कुछ दिन पहले, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, इन इलाकों में फसल पूरी बर्बाद है, लेकिन फसल बीमा योजना ठीक काम नहीं कर रही। तो ये समस्या देश के कई इलाकों में आ रही है। तो फसल बीमा योजना पर एक श्वेत पत्र जारी हो कि अब तक कितना प्रीमियम दिया, कितने किसानों को फायदा मिला और कितने धन्ना सेठ जिन्होंने फसल बीमा योजना का ठेका ले रखा है उनको कितना पेमेंट हुआ। तो इस बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी आनी चाहिए। सरकार का काम है थोड़ा सा 2-3 योजनाएं जो 10 साल से चल रही है उसका परफॉर्मेंस ऑडिट भी करवाए। जैसे एक कुशलता के ऊपर एक राष्ट्रीय मिशन शुरू हुआ था, तो नेशनल स्किल मिशन जो था उसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है कि 10 साल में तुमने कितने लड़कों को ट्रेनिंग दिया, उनमें से कितनी की परमानेंट नौकरी लगी, कितने लड़कों को ऐसी नौकरी लगी जिनका APFO का कंट्रीब्यूशन जो है वो कटता है मंथली। कोई क्लैरिटी नहीं है। तो श्वेत पत्र एक सरकार बनने के तुरंत बाद इस पर लाया जाए कि हमारी क्लैरिटी क्या है। स्मार्ट सिटी मिशन 10 साल हो गए चले को, एक श्वेत पत्र लाना चाहिए कि प्रोग्रेस क्या हुई है 10 साल में। तो मुझे लग रहा है ये सारे काम सरकार को तुरंत बनने के बाद करना चाहिए। 10 साल इस सरकार को चलते हुए हो गए और अब तीसरा रिजल्ट आने वाला है। आपको क्या लगता है कि कितने नंबर देंगे आप 10 साल के काम को? इकोनॉमी और जॉब के मुद्दे पे तो बहुत ज़्यादा निराशाजनक प्रदर्शन है मेरे हिसाब से, तो मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। जहाँ तक है सैन्य सुधारों की बात है तो एक नेगेटिव बहुत बड़ा पॉइंट ये रहा, क्योंकि मैं गांव को बिलोंग करता हूँ, तो गांव के लड़कों के लिए बड़ी निराशा वाली खबर है कि अग्निवीर स्कीम लाकर उनके जो एकमात्र जो रोजगार की उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई है। तो वहाँ नेगेटिव है। पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो इस सरकार के समय में कई PSU जो घाटे के बनते जा रहे थे, अब उनमें देखा गया है कि 40-50 ऐसी कंपनियां हैं। आप निफ्टी के प्रदर्शन को देखो, कई कंपनियों को देखें कि उनमें ये जिसे बोलते हैं कि आर्थिक रूप से उनका जो अनुशासन है वो ठीक हुआ है, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हुई है। मतलब कुछ मुद्दे में आप कहते हैं कि सरकार को काम करने की ज़रूरत है, और कुछ मुद्दों में जैसे आपने विदेश नीति का नाम लिया, आपने PSUs का नाम लिया, उन मुद्दों में सरकार ने काफ़ी अच्छा करा है। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं CLC के अंदर। यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे हैं क्योंकि इस वक्त शाम का वक्त है, गर्मी का मौसम है, तो शाम के वक्त आपको बच्चे बहुत मिलते हैं। तो आइए बातचीत करते हैं। हमको कुछ बच्चे अंदर दिख भी रहे हैं ग्राउंड में, तो आइए और बातचीत करते हैं। आइए। चलिए, हम लोग अंदर आ चुके हैं और हम लोगों के साथ और भी छात्र मौजूद हैं, और ये सिर्फ केवल छात्र नहीं, ये हैं छात्र नेता। दिल्ली विश्वविद्यालय अपना 2-3 चीज़ों के कारण से जाना जाता है, उसमें एक छात्र राजनीति बड़ी चीज़ है। छात्र राजनीति के कारण जिनको राजनीतिक अपना करियर बनाना होता है, देश के हिस्सों हिस्सों से यहाँ पे बच्चे आते हैं और अपना जो किस्मत है यहाँ से स्टूडेंट पॉलिटिक्स से चालू करते हैं। इसलिए अगर आप देखें तो देश पे जो सर्वोच्च स्थानों पर इस वक्त नेता मौजूद हैं वो छात्र राजनीति से निकल के आए हैं, और उसमें मोर देन मैं कहूँगा 70% इसी दिल्ली विश्वविद्यालय की उपज हैं। तो हम लोग इस वक्त CLC में हैं और इस वक्त हमारे साथ CLC स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष जी मौजूद हैं, आकाश सोनी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रोजगार कितना बड़ा मुद्दा, क्योंकि आप एक छात्र हैं और छात्रों के लिए शायद रोजगार से बड़ा विषय कुछ हो नहीं सकता। आप इस वक्त CLC में पढ़ रहे हैं, छात्र राजनीति भी कर रहे हैं। क्या लगता है जब यहाँ से ये बच्चे निकलेंगे और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं तो इनके हाथ में कुछ प्लेसमेंट होगा, नौकरी होगी? जी, तो सबसे पहले मैं लॉ स्ट्रीट जर्नल टीम का यहाँ पर स्वागत करता हूँ, और मैं बताना चाहता हूँ कि अभी मेरे हिसाब से 2 महीने के अंदर ही हम लोग यहाँ से पास आउट हो जाएंगे। काफ़ी छात्र लॉ फैकल्टी से हर साल पास आउट होते हैं। और देखिए, जहाँ तक आप प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो प्लेसमेंट जो है वो अधिकतर कॉरपोरेट लीगल फील्ड में मिलता है, लेकिन जो फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली विश्वविद्यालय की फैकल्टी ऑफ लॉ है, ये कोशिश करती है कि यहाँ से अच्छे वकील निकले,
यहाँ से कॉरपोरेट्स ना निकलते हुए अच्छे वकील निकले, अच्छे जजेस निकले। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में आज आप देख सकते हैं कि जो जजेस का नंबर है, जो कैंपस लॉ सेंटर या फिर लॉ फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट्स हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा है। तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको यहाँ से प्लेसमेंट ना मिले, आप जाएं, आप किसी अच्छे एडवोकेट के अंडर काम करें, काम सीखें, कुछ साल संघर्ष के रहेंगे, लेकिन उसके बाद जब आप एक अच्छे वकील बन के उभरेंगे तो आप बेशक इस संस्था का, इस यूनिवर्सिटी का नाम पूरे देश में रोशन करते हैं। तो जी बिल्कुल, प्लेसमेंट और रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा है और आने वाले 5 साल में मुझे भी लगता है कि मोदी गवर्नमेंट ने जैसे पिछले सालों में किया है, जो अपना प्लेसमेंट्स हो सकते हैं या फिर आप रोज़गार की बात कर लो, तो उसके लिए काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर बार रोज़गार को हम किसी एक विशेष तराजू में ही तोलें। रोज़गार किसी भी प्रकार से हो सकता है और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी एक रोज़गार देने का तरीका ही है। तो अलग अलग मायनों में हम रोज़गार को देख सकते हैं। विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा था रोजगार, इसलिए मैंने रोजगार पर ही बात चालू करी, क्योंकि स्टूडेंट से जब मैं बात करता हूं तो रोजगार से बेहतर विषय कुछ मिल नहीं सकता है। कितना कामयाब आपको लगता है कि विपक्ष इस बार होगा अपने एक नैरेटिव सेट करने में? और जो पिछले 10 वर्षों का कार्यकाल देखें आप मोदी गवर्नमेंट का, क्या लगता है आपको रोजगार विषय पर अगर हम देखें तो क्या काम आपको सेटिस्फैक्ट्री लगते हैं? देखिए, पहले मैं इसकी बात करूंगा कि हमारे कॉलेज, जैसे हम लीगल फील्ड से, तो मैं उसकी बात करूंगा। अगर मैंने जितना ऑब्जर्व किया अपने कॉलेज में, कि मैं भी फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूं, तो अभी कैंपस लॉ सेंटर एंड इवन लॉ सेंटर 1 एंड लॉ सेंटर 2 तीनों में ही प्लेसमेंट कमेटी एक्टिव है और आ रही हैं। प्लेसमेंट्स हुए भी हैं बच्चों के, कॉरपोरेट में भी हुए हैं, कंपनीज में इन हाउस काउंसिल भी गए हैं, और इवन दिल्ली हमारा लिटिगेशन का हब है। तो क्योंकि सारे सर्वोच्च न्यायालय यहीं पे है, अगर हम कंज्यूमर में देखते हैं उसका भी सर्वोच्च यहीं पे है, हर चीज़ का यहाँ पे सर्वोच्च है, तो वो लिटिगेशन का हब है। अब जो स्टेट लिटिगेशन का हब है, वहाँ की कोई यूनिवर्सिटी है जानी मानी, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, तो वहाँ पे लिटिगेशन को ऑब्वियसली प्रायोरिटी तो दी जाएगी अगर हम अपनी फील्ड की बात करें। और बात रही कॉर्पोरेट की, तो वहाँ के लिए भी हमारे में प्लेसमेंट हुई है। तो ओवरऑल हमारा जो रोज़गार की बात है हमारे लीगल फील्ड में, हमारे कॉलेज से, तो वो बेहतर हुआ है, दिन ब दिन बेहतर हुआ है और होगा आगे। और बात रही कि ये 10 साल में मोदी गवर्नमेंट की, तो उसमें भी जैसे बहुत सारी हमारे एग्ज़ाम्स आए। हाँ, इस चीज़ में थोड़ा सा मेरे को लगता है कि देखने की ज़रूरत है कि हमारे पेपर ठीक से नहीं कंडक्ट हुए, लेकिन हाँ, उन्होंने कोशिश करी थी कि वो पोस्ट भरी जाए। वो एग्ज़ाम्स थोड़ा एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है अच्छे से, पर हाँ, उन्होंने उनकी रोज़गार देने की इंटेंशंस थे, इसी वजह से उन्होंने निकाले थे पोस्ट्स। और जैसे बिज़नेस में हमें बहुत सारे मुद्रा योजना, ये सब चीज़ें जिससे हमें 5 लाख का लोन मिलता है और हम जाके फिर बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो ये सब चीज़ें भी हैं जिसकी वजह से लोग अपना रोजगार खुद बना पा रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे पा रहे हैं। इसमें मतलब आप सेटिस्फैक्टरी मानते हैं कि काम जो प्रयास हुए हैं, प्रयास काफी अच्छे कदम में हुए अच्छे, और भी अच्छे हो सकते हैं जो कि आगे होंगे। चलिए, आप सब लॉ के स्टूडेंट हैं, एक बार आप थोड़ा सा दूर से आप देख लीजिए, जितने आप ये खड़े हुए हैं। आप सबसे मेरा एक सवाल है, आप सब लॉ के स्टूडेंट हैं, जल्दी से आपको लॉ पर देता हूँ। हर बार 400 पार का ये जो है इस बार चलन है। आप सब संविधान के स्टूडेंट हैं, आप सब लॉ के स्टूडेंट हैं, आप में से किसी को इसका जवाब पता है? मेरा प्रश्न ये है आप लोगों से, एग्जैक्ट नंबर वो संविधान में कितना है जो आपको संविधान देता है कि अगर उतनी सीट कोई भी दल, कोई भी पार्टी हासिल कर लेती है चुनावों में, तो जो संविधान में मेजर चेंजेस हैं वो दल कर सके? एग्जैक्ट नंबर किसी को पता है कि वो 400 ही वो नंबर है? नहीं पता है। अगर तो 2/3 मेजोरिटी कितनी होती है? 370 के लगभग मेजॉरिटी एग्जैक्टली है 363 तो भी पड़ती है अगर आपकी वो बेसिकली हाउस स्ट्रेंथ देखी जाती है। हाउस स्ट्रेंथ देखी जाती है, लेकिन तो स्पेशल मेजोरिटी की बात आ जाती है 363 चाहिए। तो देखिए, हर बार ये भी एक प्रश्न हो सकता है कि एग्जैक्ट नंबर कितना है। हर जगह 400 का नारा लग रहा है और शायद यही कारण है कि जो 400 का नारा लग रहा है ये 363 के लिए लग रहा है कि 363 कैसे हासिल करा जाए। खैर, हम अपनी बातचीत को और आगे बढ़ाएंगे। आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम अंकित है, मैं कैंपस लॉ सेंटर में 3rd ईयर का छात्र हूँ। कहाँ के निवासी? जी, मैं यही दिल्ली में रहता हूँ, भजनपुरा से। जी, अच्छा, ठीक है। तो क्या लगता है आपको कि कितना काम जो अभी तक 10 वर्षों में हुआ है वो सेटिस्फाइड है? और प्रश्न थोड़ा सा मेरा अलग हो जाता है आपसे। प्रश्न मेरा आपसे ये है, रोजगार का विषय तो चलिए ठीक है, लेकिन युवा
रोजगार के विषय के अलावा ऐसा कौन सा रोजगार बड़ा एक मतलब युवाओं के लिए एक ऐसा विषय है जो रोजगार के अलावा युवा देखना चाहता है कि सरकार इस चीज के लिए काम करे? देखिए, युवा जो चाहता है वो मोस्टली पहले तो एजुकेशन चाहता है, ठीक है, हेल्थ सर्विसेज को चाहता है, और फिर अगर इन सब चीज़ों के बाद फिर युवा ये भी चाहता है कि जो वो इनकम कर रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है तो उसमें उसकी सेविंग्स भी बचे, ठीक है। तो जो टैक्स वाला एक मुद्दा होता है कि लोग बोलते हैं कि टैक्स वाला, वो भी काफ़ी बड़ा मुद्दा बन के सामने आता है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इस गवर्नमेंट ने सब कुछ मतलब बहुत ज़्यादा वो करा। हर गवर्नमेंट के कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे तो इस सरकार ने भी कुछ ड्रॉबैक्स करे हैं, ठीक है, काफ़ी जैसे जैसे काफ़ी ग्रे एरिया, जैसे कि हम लॉ स्टूडेंट तो हम जानते हैं कि अभी एक क्रिप्टो बिल आया था जिसमें इन्होंने ये नहीं बताया कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो एक वैलिड करेंसी है या नहीं है। वो काफ़ी ग्रे एरिया बन गया कि हम उस पर टैक्स भी लेंगे। इन्होंने 30% टैक्स लगा दिया अगर आप इनकम उससे करते हो, बट इन्होंने फिर ये भी नहीं बताया कि जो क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो ग्रे एरिया बना दिया इन्होंने कि ना वो वैलिड में आ रहा है और ना वो उसमें आ रहा है, ठीक है। पहला तो ये। दूसरा जो मैं एक मेजर फ्लॉ कहूँगा वो टैक्स के रिलेटेड ही कहूँगा, वो कहूँगा ये जो फैंटेसी गेम्स चलती हैं इनमें भी अभी रिसेंटली एक बिल आया, शायद आप लोग भी अवेयर हो, जिसमें इन्होंने 28% TDS आई थिंक लगाया है, ठीक है। ये भी एक बहुत मेजर फ्लॉ मैं मानता हूँ। वो मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि वो इंडस्ट्री अब बन चुकी है, ठीक है, और जितना हमने लॉ पढ़ा है उस लॉ के अकॉर्डिंग आप टैक्स किसी भी चीज़ पे एक ही बार लगा सकते हो, लेकिन जब आप इस चीज़ में बात करते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि हेस्टी डिसीजन था, क्योंकि इसमें जब आप देखते हो तो आप 2 बार टैक्स लगा रहे हो और ये काफ़ी बड़ा मुद्दा भी बन चुका है अभी अगर आप देखो तो, क्योंकि काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वैसे तो गवर्नमेंट ठीक काम कर रही है, लेकिन जो हेस्टी डिसीजन है उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए इन फ्यूचर अगर वो पावर में आते हैं तो। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम अर्पित दांगी है, मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ और अभी 2nd ईयर में पढ़ रहा हूँ CLC से। मध्य प्रदेश से दिल्ली आप आए हैं एज अ स्टूडेंट, क्या दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ती हैं और रोजगार के मामले में, क्योंकि एक फैमिली की भी अपेक्षा होगी और शायद आपकी भी अपेक्षा होगी जब यहाँ से पढ़ाई करके निकलें तो एक रोजगार हो, पैसे जेब में हो, तो क्या लगता है किस हद से जो काम हुआ है उससे कितने सेटिस्फाइड? मतलब जिस हद से मतलब पिछले 10 सालों में काम हुआ है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं है, बहुत सारे काम हुए हैं और भी सरकार और चीज़ों को करना चाह रही है, वो भी कर रही है। बट अगर देखा जाए कि जितना होना चाहिए था, जिस लेवल पे होना चाहिए उससे अभी थोड़ा बहुत कम है। जैसे कि अगर हम अपने लॉ स्टूडेंट्स की बात करें तो एक चीज़ होती है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, जो कि संविधान में है, लेकिन अभी तक इसको बनाने का कोई भी सरकार ने भी ठोस कदम नहीं उठाया है, और जो कि कब से हो जाना चाहिए था संविधान में बना के रखा। आपको भी ये लगता है? जब मैं काफ़ी बार देखता हूँ तो मुझे लगता है जब चुनावों में मुद्दों की बात होती है तो कई सारे मुद्दे ऐसे उड़ जाते हैं जो चुनाव के मुद्दे होने ही नहीं चाहिए और कई सारे ऐसे मुद्दे रह जाते हैं जो वाकई में मुद्दे होने चाहिए। आपको भी ये लगता है? हाँ, लगता है कि कई मुद्दे जो चुनाव के नहीं होने चाहिए, जैसे कि हम जो जातिवाद की राजनीति है, ये चुनाव का मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। क्यों हम अगर कोई व्यक्ति या कोई पार्टी या दल जातिवाद की राजनीति करता है तो बेसिकली ये हमारे समाज को डिवाइड कर रहे हैं। वो अंग्रेजों वाली कहानी की डिवाइड एंड रूल, मतलब सबको आपस में बांट दो फिर ताकि लोग मिल ना पाए। इसलिए ये कुछ चीज़ें हैं जैसे जातिवाद की राजनीति, ठीक है, किसी का फेवरेटिज्म, ये मुद्दे नहीं उठाने चाहिए। हमें जितने भी दल हैं, जितने भी नेता हैं, उन सबको देश के डेवलपमेंट के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, ताकि ना कि खुद के पर्सनल गेन से, जिससे जो डिवीज़न पैदा करके समाज में जो पर्सनल गेन लेना चाहते हैं उसको छोड़ के देश के एक पूरे डेवलपमेंट के बारे में सोचें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और इन चीज़ों को ज़्यादा मुद्दा बनाए। ठीक है, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम गौरांग है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। दिल्ली के रहने वाले हैं। अच्छा, कितना बड़ा विषय रोजगार इस चुनाव में? हर चुनाव का ये मुद्दा होता है, लेकिन इस बार विपक्ष ने खासकर जो इस वक्त की सरकार है, एनडीए की सरकार, उसको घेरा है कि ये सरकार युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरीके से विफल रही है। तो आपको क्या लगता है, वाकई में विफल रही है कि कुछ प्रयास हुए हैं? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं इसमें। जो रोज़गार का जो मुद्दा है, गवर्नमेंट सेक्टर का एक कंस्ट्रेंट है, वहाँ पे आप लिमिटेड जॉब्स ही दे सकते हो। दूसरा, जहाँ तक कॉर्पोरेट सेक्टर की बात है, आईटी सेक्टर की बात है, वहाँ पे स्किल सेट की थोड़ी स्किल सेट है और जो मार्केट में जो चाहिए चीज़ें, उसमें बहुत बड़ा गैप है आज भी। मैं लॉ से पहले मैं आईटी स्टूडेंट था और मैंने कॉर्पोरेट वगैरह में ऐसे काम भी करा है आईटी फील्ड में, तो वहाँ पर मेरे पास उस टाइम वो स्किल सेट था। रुकिए, इन्होंने कहा ये लॉ इस वक्त कर रहे हैं, इससे पहले आईटी के स्टूडेंट थे। अब मैं आपसे जो सवाल पूछूंगा वो दोनों में पूछूंगा, ठीक है? आपके पास आईटी के बाद आपने जॉब करी कहीं? जॉब करी। आप रोजगार को छोड़ के यहाँ पे पढ़ाई करने आए हैं। विपक्ष का हल्ला है कि रोजगार नहीं है। इतनी ताकत, रोजगार जो नहीं मिल रहा विपक्ष के अनुसार, उसको आप छोड़ के आ गए।
देखिए मेरे पास डेटा साइंस का आज भी मेरे पे स्किल सेट है और मैं उस पर काम करता हूँ। मैं आज भी चाहूँ मैं आज भी जॉब ले सकता हूँ। ऐसा कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि जॉब्स नहीं है। हाँ, सर्विसेज की कमी है, उसका रीज़न ग्लोबल क्राइसिस भी है, क्योंकि जब सर्विसेज आप पे होंगे नहीं तो आप जॉब जनरेशन कहाँ से होगा। दूसरा एक मुद्दा ये भी है, गवर्नमेंट ने टैक्स बहुत ज़्यादा लगा रखा है बाहर से जो कॉर्पोरेट्स वगैरह आते हैं, उस पर मैं सोचता हूँ शायद गवर्नमेंट अगर काम करे तो थोड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और हो सकता है। बाकी जो भी मैंने बात बताई, स्किल सेट अगर आज किसी पे अभी भी अगर स्किल सेट है तो एटलीस्ट वो कुछ एक अमाउंट तक तो वो एम्प्लॉयमेंट ले सकता है उसमें। आपसे मेरी अभी ऑफ द कैमरा भी बात हो रही थी और आपसे बात करके मुझे लगा मैं वाकई में सीएलसी में मौजूद हूँ। तो देश का एक जाना माना प्रतिष्ठित, अगर आप देखें सीएलसी के जो वकालत का जो फील्ड है, लॉ का जो फील्ड है, यहाँ से जो जाने माने इस वक्त इस फील्ड के खिलाड़ी हैं, भले वो जुडिशरी में हो गए, वकालत में हो गए या फिर कॉरपोरेट वर्ल्ड में हो गए, आजकल यहाँ से जो इसके एलुमनाइज हैं वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं इस फील्ड में। तो क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम हार्दिक है और मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही है। तो कितना बड़ा मुद्दा रोजगार और कितना काम सेटिस्फेक्शन? देखिए, पहली बात तो रोजगार को हम किस वे में लेकर के जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या हम रोजगार को सरकारी नौकरी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, या हम रोजगार को ये बोल रहे हैं कि जहाँ पर लोग जो है अपने खाने कमाने के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सके, चाहे वो बेशक थ्रू बिजनेस के थ्रू हो या फिर कहीं पे अपनी सर्विसेज देने के थ्रू हो। ठीक है, अगर हम सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं तो हमेशा हर गवर्नमेंट का यही एजेंडा होता है कि वो मैक्सिमम गवर्नेंस दे पाए और मिनिमम गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो। जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इस समय करंट गवर्नमेंट जो है समर्थ पोर्टल का इस्तेमाल कर रही है, स्वनिधि स्कीम लेकर के आ रही है ताकि लोगों को जो है स्ट्रेंथन किया जाए, स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करे जा रहे हैं, स्किल के लिए जो इंस्टीट्यूशंस है उनको बनाया जा रहा है। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि कल मैं नेशनल कमीशन फॉर विमेन गया, वहाँ पर उन्होंने IIM के साथ कोलैबोरेट किया था ताकि वो विमेन को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है उसके लिए रेडी करें। तो आपको पहले उस चीज़ के लिए रेडी करना पड़ेगा। और जब गवर्नमेंट जॉब की आप बात कर रहे हो तो गवर्नमेंट जॉब के लिए वुडरो विल्सन बोला करते थे, जिस समय वो अमेरिकन सिस्टम को क्रिटिसाइज करते थे, वो बोलते थे कि अगर आपको गवर्नमेंट सर्विस चाहिए तो उसके लिए आपको कोई स्किल सेट की जरूरत नहीं है। लेकिन इस समय हम ये जानते हैं कि अगर आपको गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर भी जाना है तो उसके लिए भी आपके पास मेरिट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अगर आप मेरिटोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, वो भी डेमोक्रेसी के अंदर, तो आपको अपने आप को उस तरीके से पहले तो रेडी रखना पड़ेगा। जब आप अपने आप को उस हिसाब से रेडी बना लेंगे तब आप बोलेंगे कि हाँ मैं उस हिसाब के लिए रेडी हूँ, अब मुझे जरूरत चाहिए। अगर उस समय सरकार नहीं दे पा रही है तो ये सरकार की फैलेसी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले लोगों को अपने आप रेडी करना चाहिए, जो यहाँ पर इस समय नहीं है, क्योंकि हम अकेडमिकली इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो रखे थे, जिसके बाद सरकार ने खुद स्टेप लिया कि हम NEP लेकर के आएंगे, लोगों को वोकेशनल कोर्स की तरफ भेजेंगे। NEP अप्लाई हुआ और कुछ असर आप देखते हैं भारत के एजुकेशन सिस्टम पे, क्या चेंजेस आए? सबसे पहला चीज तो यही है कि जो माइंडसेट था हमारा, हमें एक स्लेव बनाया जा रहा था। हमें ये बोला जा रहा था कि आपको जो है हम एक नौकर बनाएंगे। लेकिन जब आप वोकेशनल स्टडीज को लेकर के आ जाते हैं, वोकेशनल स्टडी को, वोकेशनल एजुकेशन को, बैचलर ऑफ एजुकेशन या बैचलर ऑफ बाकी जितनी भी चीजें हैं, उन सब चीजें के इक्विवेलेंट लेकर के आ जाते हैं, तो उसका मतलब क्या है, आप स्किल को वरीयता दे रहे हैं। जब आप स्किल को वरीयता देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर रोजगार पैदा होगा। अगर आप रोजगार नहीं पैदा कर पाएंगे तो आप अपना बिजनेस खड़ा कर लेंगे, सर्विसेज को खड़ा करेंगे। अभी जैसे मान के चलिए, पहले क्या होता था, पहले आपको बीएड करने के लिए पहले बैचलर ऑफ आर्ट्स करनी होती थी, बीकॉम करना होता था, BSc करना होता था। उसके बाद आप जाकर के 2 या 3 साल का जो बीएड होता था वो करते थे। लेकिन अब क्या करा, करंट गवर्नमेंट आई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ITEP ले आई, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। इसके तहत क्या हो गया, लोगों का साल बच गया। ठीक है, जल्दी से जल्दी हमको टीचर का जो रिसोर्स बनाना था, हमें ह्यूमन रिसोर्स बनाना था, वो हमने ह्यूमन रिसोर्स रेडी कर लिया। अब वो वापस आएगा, मार्केट में आएगा, जिस हिसाब से डिमांड क्रिएट होगी, सप्लाई हमारे पास ऑलरेडी रेडी हो गई ना, अपने आप उसको रोजगार मिलेगा। तो अपने आप को तो पहले रेडी करना जरूरी है। जब तक हम अपने आप को रेडी नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा, ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु है, कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ। बिहार से हैं। मैडम आप आ जाइए, आप जाइए मत, क्योंकि हमको अभी तक कोई भी महिला नहीं मिली है यहाँ पे जो हमसे बात कर पाए, और आपसे थोड़ा अलग विषय पे भी बात करेंगे। हाँ जी, आप बताइए कहाँ से हैं? बिहार से। अच्छा, तो क्या मुद्दे हैं, बिहार से यहाँ पर आए हैं? हम देखते हैं दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा जो है बिहार से आए हुए बच्चे आते हैं और अपने पढ़ने के लिए देखते हैं। सबसे पहले तो क्या दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ी जब आप यहाँ पे आए, और क्या व्यवस्थाएं सरकार की रोजगार को लेकर कितना सही मानते हैं कि क्या जो स्टेप्स लिए गए हैं वो सही हैं, एडिक्वेट हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपने पूछा कि क्या दिक्कतें यहाँ आई बिहार में आने के बाद, बिहार से आने के बाद, तो वही सारी बेसिक दिक्कतें जो किसी और राज्य से आने वाले छात्रों को होंगी। जैसे रहने की दिक्कत है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स तो 2.5 लाख हैं, लेकिन हॉस्टल मेरे ख्याल से 2,500 से भी कम है, 1% भी हॉस्टल नहीं है। दूसरी चीज़, यूनिवर्सिटी अकोमोडेट नहीं कर पा रही है स्टूडेंट्स को। एक क्लास में 90 स्टूडेंट्स हैं और सीटिंग कैपेसिटी 40 की है, 50 की है। तो वो सभी बेसिक दिक्कतें हैं जो कि किसी और स्टूडेंट को आती हैं, वो हमें आएंगी।
अच्छा, दूसरी चीज़ आपने कही कि क्या सरकार कदम ले रही है रोजगार को बढ़ाने के लिए या रोजगार के प्रति अपना सरकार का जो भी दायित्व है वो पूरा करने के लिए। तो पहली बात, सरकार का दायित्व आपको रोजगार देना नहीं है, आपको उस काबिल बनाना है कि आप खुद रोजगार दे सके। जैसे अगर आप किसी व्यक्ति को एक वक्त का खाना दे दीजिए या फिर उसको खाना बनाना सिखा दीजिए, तो आप खाना कब तक दे पाएंगे उसे? 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता? उसके बाद उसको खुद बनाना आना चाहिए। अगर आप उसको खाना बनाना नहीं सिखा रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप बल्कि उसको डिपेंडेंट बना रहे हैं किसी और के ऊपर। अल्टीमेटली वो उसको हार्म करेगा। तो कि इस गवर्नमेंट ने खाना बनाना सिखाया है, मतलब इस गवर्नमेंट ने क्या युवाओं को इस काबिल बनाने के लिए जो प्रयास किए हैं वो उतने काफी हैं कि वो जो युवा है वो युवा रोजगार के लिए काबिल बन पाए? नहीं। कोई भी सरकार इस देश के 70 या 75 साल के इतिहास में इतना काम नहीं कर पाई है कि इस देश का जो युवा है अगर इस देश की एजुकेशन पॉलिसी से निकले तो अपने लिए कुछ बहुत बड़ा, अगर वो नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड से आता है या बहुत अच्छे प्रीमियर इंस्टीट्यूट जैसे IIT, IIM या फिर NLU से नहीं पढ़ा है, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्शन हासिल नहीं कर सकता। दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ा है, CLC से पढ़ा है तो कर सकता है अगर उसमें प्रतिभा है तो, पर्सनल प्रतिभा है तो। देखिए, दूसरी चीज़ जैसे मैं कह रहा था कि अभी मैं कोचिंग में पढ़ा रहा था, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी से बाहर मैं पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे जो प्राइमरी के बच्चे हैं, एक 6ठी क्लास का बच्चा था और एक 9वीं क्लास की बच्ची थी। 9वीं क्लास की बच्ची को 2 के पहाड़े नहीं आते थे और वो 9वीं तक आ गई है। तो आप इस देश का एजुकेशन सिस्टम देखिए कि इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम है कि एक छात्रा को जिसको गिनती नहीं आती है या जिसको पढ़ना नहीं आता वो भी 9वीं तक आ जा रही है। तो सोचिए, अगर इस प्रकार से आप प्रमोशन देंगे या इस प्रकार से बच्चों को शिक्षा देंगे या इस प्रकार से टीचर्स आप रखेंगे जो कि बच्चों को बिना पढ़ाए प्रमोट किए जा रहे हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सरकार कुछ भी कर ले, वो बच्चे आगे जाके सक्सेसफुल होंगे? देखिए, बहुत कम लोग यहाँ पर हमसे महिलाएं जो हैं वो बातचीत नहीं कर रही हैं। मुझे नहीं पता इसका कारण क्या है, लेकिन यहाँ पे आपका नाम क्या है? मेरा नाम काजल पाठक है। काजल, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमसे बातचीत करी, क्योंकि महिलाओं से और जो युवा वर्ग होता है उससे हम सब बात करना चाहते हैं। उसका कारण है कि एक महिला वोटर और एक युवा वोटर, ये 2 वर्ग ऐसे हैं जिसको हर पार्टी लुभाने की कोशिश करती है और उनके मुद्दों को जानने में सबकी रुचि होती है। तो जो सबसे मेरा प्रश्न था कि आप क्या कर रही हैं इस वक्त? मैं अभी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर में आप इतनी एक्टिव हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई सबसे पहले तो उसके लिए। मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि अभी आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आपके 2 वर्ष अभी और बचे हुए हैं, 3 वर्ष बाद आप निकलेंगी तो एक नॉर्मल सी बात है, सब चाहते हैं भैया हम नौकरी करें और हमारे पास पैसे आना चालू हो जाएं। उसमें काफ़ी सारी अपेक्षाएं सरकार से भी रहती हैं। तो जो 10 वर्षों का कार्यकाल रहा एनडीए गवर्नमेंट का, क्या आप उसको सेटिस्फैक्टरी मानते हैं? और रोजगार कितना बड़ा मुद्दा इन चुनावों में? रोजगार हमेशा से चुनावों में मुद्दा रहा है। अभी एनडीए गवर्नमेंट में भी रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। गत वर्षों में काम तो हुआ है, इस बात में हमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में हमें इस पे और ज़्यादा काम करना है। अगले आने वाले 2 साल में मैं अपने खुद के कॉलेज में चाहूँगी कि हमारी जो प्लेसमेंट सेल है वो इतनी एक्टिव हो कि जो स्टूडेंट भी कॉर्पोरेट में या कंपनीज में जाना चाहते हैं हम उन सबको रोजगार दे पाएँ। तो उसके लिए हमें आने वाले वर्षों में काम करना पड़ेगा। जब से हमारी नई स्टूडेंट यूनियन इलेक्ट हुई है तब से हमने सारी सोसाइटीज़ के रिगार्डिंग काम किया है, सबको एक्टिव बनाया, प्लेसमेंट सेल उनमें से एक है और आगे आने वाले टाइम में भी हम यही चाहेंगे कि वो और ज़्यादा एक्टिव होकर काम करें। जी, महिलाओं से जुड़े हुए आप महिला हैं तो मैं थोड़ा सा महिला के मुद्दे पे भी आना चाहूँगा। हम लोग इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली की जो रिपोर्ट्स हम पहले पढ़ते थे वो ये होती थी कि महिलाओं के साथ यहाँ पे लगातार जो छेड़छाड़ की खबर अखबारों में सामने आती थी। महिला सेफ्टी पर, वुमेन सेफ्टी पर गवर्नमेंट का काम, पुलिस का काम, पुलिस की व्यवस्थाएं इस एरिया में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एरिया में, क्योंकि हम देखते हैं इस वक्त शाम का समय है, थोड़ी दिन में दिन जो है वो ढल जाएगा और रात हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी इन रोडों पे बहुत चहल पहल रहती है। वुमेन सेफ्टी को लेके क्या आप मानते हैं कि काम जो है वो सेटिस्फाई पहले की सरकारें थी उनसे ज़्यादा अभी हैं? मैं दिल्ली में काफ़ी समय से हूँ, आज मुझे 3 से 4 साल हो गए हैं दिल्ली में। सिक्योरिटी पर्पसेस को लेके मैं कहूँगी कि दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा काम किया है और यहाँ की पुलिस सच में बहुत एक्टिव रही है। हाँ, हम कुछ एक आध इंसिडेंट जिसमें देखते हैं जो कि कुछ मेरी दोस्तों के साथ हुआ, सहेलियों के साथ हुआ, उसमें भी दिल्ली गवर्नमेंट ने बढ़ चढ़कर उनका सहयोग किया और उनकी समस्याओं का समाधान भी किया। तो सिक्योरिटी इश्यूज जो भी हैं कैंपस में
वो पिछले कुछ समय में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं, इस पे काम भी किया गया है और हम चाहेंगे कि आने वाले टाइम में भी एरिया को इतना सेफ बनाया जाए कि जो आपने बोला कि शाम ढल रही है, ये हो रहा है, वो महिला को सोचना ही ना पड़े, किसी भी लड़की को सोचना ही ना पड़े कि शाम है तो मैं बाहर जाऊँ या ना जाऊँ। हम एरिया को इतना सिक्योर कर दें कि हमें सोचना ही ना पड़े। चलिए, देखा आप लोगों ने कि यहाँ पर हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद थे और सबने हमसे बातचीत करी। यहाँ पे आकर वो एक बात पता चलती है कि ये क्यों CLC है और क्यों ये देश का एक, जब लॉ की बात आती है तो हर बच्चा पहले NLU के लिए ट्राई करता है, लेकिन उसके साथ उसकी एक दिल्ली इच्छा ये भी होती है कि वो दिल्ली में आके पढ़े और उसमें भी CLC में आके पढ़े। और आपको यहाँ पे वो क्वालिटी स्टफ दिख जाता है कि जब फैक्ट्स पे बात होती हैं, जब नियमों पे बात होती है कि क्या बिल्स आए, क्या एक्ट आए, आपको सब तरीके की बातचीत यहाँ पे देखी। अभी कोशिश करेंगे हम और लोगों से भी बातचीत करें, लेकिन आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमसे बात करी। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।